हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सेफ होंगे एंड अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे मैंने आपको आरपीए 1950 के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं 1951 के साथ दी आऊँगी, तो मैंने ये वीडियो उसी के लिए बनाई है। इससे मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, वो शायद आप लोग को समझ नहीं आती होगी, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर PDF की हेल्प ली है सो टू एक्सप्लेन। तो सबसे पहले मैं इसमें जो पढ़ाने वाली हूँ वो है आरपीए 1951 के बारे में। एक इंट्रोडक्टरी थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि ये है कि आरपीए 1950 और 51 दोनों ही इलेक्शन लॉज हैं। मतलब इलेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो इन दोनों लॉज में दे रखे हैं। इन दोनों लॉज के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बता रखा कि 2-3 प्रोविजन उसने भी दे रखे हैं। तो 3 चीज़ें हमें स्टडी करनी पड़ती जब भी हम इलेक्शन लॉज के बारे में पढ़ते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है, दूसरा आरपीए 1950 ने क्या बोला है, तीसरा आरपीए 1951 ने क्या बोला है। इसके लिए हम जो नेमोनिक यूज कर रहे हैं वो है कॉलेज के मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब कॉलेज के मैनेजमेंट करता कौन है, यूजीसी करता है ना, तो इसलिए हम यूजीसी को यहाँ पर इक्वेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। यूजीसी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इक्वेट कर तो दिया, लेकिन यूजीसी करता क्या है, नॉर्मल किसी कॉलेज में कितनी सीट्स होंगी ये बताता है ना। तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बता रखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो सकती है। ठीक है, कहाँ पर अब वो बता रखा है कि पार्लियामेंट में कितनी होगी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी होगी। इसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो है आर्टिकल 81 एंड 171। इसके अलावा इसने बताया है कि ये जो सीट्स एलोकेट करोगे ना, हम इसने मैक्सिमम नंबर सीट्स बताई है, दूसरा की कितनी सीट एलोकेट करनी है, उस टाइम हम जो रूल्स फॉलो करेंगे वो भी किसने बता रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है। इसके अलावा एक और ये है कि पार्लियामेंट को पावर दे रखी कि बाकी कोई भी प्रोविजन अगर उसने इलेक्शन से रिलेटेड बनाना है तो उसके लिए वो आराम से कोई भी लॉ ला सकता है। उसी को ध्यान रखते हुए पार्लियामेंट ने 2 लॉज बनाए हैं, वो है आरपीए 1950 और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। 1950 के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक रिवीजन शॉर्ट अप देती हूँ, जिसमें पहले ये डायग्रामेटिक फॉर्म है, आप इसको देख लीजिए। मैंने क्या किया, एक पूरा कॉलेज है, कॉलेज को हमने क्या मान लिया, इंडिया मान लिया। ठीक है, कॉलेज मतलब इंडिया को हम कॉलेज से रिलेट कर रहे हैं। अब इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पर 6 स्टेट्स बना रखे हैं। तो कॉलेज के अंदर जो क्लास होती है उसको हमने इक्वेट कर दिया है स्टेट से। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, एक तो पूरे इंडिया के लिए है पार्लियामेंट और दूसरा हर स्टेट में होगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सीट्स है वो बता रखी कॉन्स्टिट्यूशन ने। अब हर स्टेट में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स होंगी, इनको सीट एलोकेट करने के लिए क्या रूल्स फॉलो करने वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया। अब एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स इसमें कितनी होंगी, मान लो ये कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 और ये जो 12 है कि इस स्टेट में 12 सीट होनी चाहिए। ये किसने बताया, ये बताया है ये आरपीए 1950 ने। तो आरपीए 1950 ने बताया है कि कितनी सीट्स होनी चाहिए एक्चुअल में उसमें, और इसको आप रिलेट कर सकते हैं डे 1 से। मतलब कॉलेज में जब आप पहले दिन जाते हैं तो क्या क्या होता है, उसमें आपके हर क्लास में कितनी सीट होगी ये बताया जाएगा। फिर उस सीट्स को डिवाइड करना बताएंगे कि डिवाइड किसके बीच में करना है, लड़कियों और लड़कों के बीच में। ठीक है, ये याद रखने के लिए बस। अब डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो लड़के लड़कियां आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, एक तरीके से एडमिशन होगा, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, ये भी बताई जाएगी। नेक्स्ट में अब सबका रजिस्ट्रेशन हो गया, सबका एडमिशन हो गया है, तो उसके बेस में उनकी क्या बन जाएगी, रोल नंबर वाइज एक अटेंडेंस शीट बन जाएगी ना। तो इलेक्शन में अटेंडेंस शीट तो नहीं बनाएंगे, उसमें क्या बनाते हैं, इलेक्टोरल रोल्स बनाता है। तो ये सारा जो है वो 1950 से रिलेटेड है। अब देखिए, हमने बात कर ली है क्लास की, हमने बात कर ली है सीट को डिवाइड करने की, हमने बच्चों की भी बात कर ली है। अब क्लास को चलाने के लिए और कौन चाहिए, टीचर चाहिए ना। तो बस टीचर की सब बात नहीं कर रही थी, यानी टीचर का रोल आएगा आरपीए 1951 में। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है ये है, मैंने बच्चों को इक्वेट कर रखा टीचर ये स्टूडेंट से, जो कि वोटर बनेंगे। ठीक है, वोटर यानी पहले वाले में बच्चे। और सेकंड, अब मैं टीचर की बात करूँ, टीचर यानी कौन होगा, वो एमपी और एमएलए जो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, उनको मैं इक्वेट कर रही हूँ टीचर से। यानी जो एमपी एमएलए से रिलेटेड प्रोविजंस है वो सेकंड डे या फिर आप कह लीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में बताया गया है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया। सबसे पहले तो टीचर होना चाहिए। ठीक है,
उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस होंगी, हाँ उसकी कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी होंगी, यानी एमपी और एमएलए से रिलेटेड क्या डिस्क्वालिफिकेशन है और क्या क्वालिफिकेशन है, ये किसने बताया है 1951 में। इसको आप एक पूरी स्टोरी की तरह ले सकते हैं। टीचर को अपॉइंट करना है तो उसकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन बताएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब हमने टीचर को अपॉइंट करना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या होनी चाहिए। तो लेट अस सपोज यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्शन ही कर रहे हैं। अब इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन लाना होगा ना, तो इसलिए सेकेंड जो है वो है नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन। अब ठीक है, इलेक्शन होगा तो सही, अब कराएगा कौन वो इलेक्शन, इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होनी चाहिए। तो ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है वो है रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। अब चलिए हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि करेगा कौन। अब क्या है, हर आपकी सोसाइटी में ग्रुप बने होते हैं ना, और हर ग्रुप क्या करता है, सोचता है कि हमारे जो सोसाइटी का है कोई बंदा जाके वहाँ टीचर बन जाए। अब टीचर बनने के लिए उसने क्या किया, अपने अपने वहाँ से भेज दिया। अब ये जो ग्रुप है ना उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप है पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन भी किस में होगा, सेकंड में, आरपीए 1951 में। अब ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जो अपॉइंटमेंट हो एकदम फेयर हो, क्यों, क्योंकि टीचर्स जो है बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड काम करते हैं और आप बच्चों के फ्यूचर से खेलना नहीं चाहेंगे। तो आप चाहेंगे कि जो भी इलेक्शन में काम हो वो अच्छी से हो, उसके लिए आप उनको एक कंडक्ट बताएंगे कि आपको कैसे इलेक्शन में काम करना है। तो हेंस कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन भी किसके अंदर आएगा, आरपीए 1951 के अंदर। अब उसके बाद है, आपको पता ही इलेक्शन में क्या होता है, जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनको सर्टेन बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि एआईआर में थोड़ा सा टाइम उनको, और कुछ क्या कहते हैं, इलेक्शन सिंबल उनको मिलता है। तो ये जो सारे फ्री सप्लाईज होती है ना, इसके बारे में भी आरपीए 1951 में बताया गया। नेक्स्ट है, अब इन सारे इलेक्शन के टाइम पे झगड़ा ऑब्वियसली होना है, ठीक है, झगड़ा होता ही होता है। तो ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं इसको कैसे हैंडल करना है, या इससे रिलेटेड कुछ भी प्रोविजन जो है वो है आर्टिकल नंबर 1951 में। अब नेक्स्ट जो लास्ट है, कोई करप्ट प्रैक्टिस करने की कोशिश भी कर सकता है या फिर कोई इलेक्टोरल ऑफेंस भी कर सकता है। इलेक्टोरल ऑफेंस मतलब इलेक्शन के टाइम पे कोई अगर कुछ गलत कर दे, कोई मतलब गलती कर दे, कोई गुनाह कर दे, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल ऑफेंस। तो ये सारा भी किसमें मेंशन है, आरपीए 1951 में। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा कि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है वो एक ओवरऑल फ्रेमवर्क बताया है। आरपीए 1950 में जो बताया है वो वोटर से रिलेटेड है, और कैसे हमको जो स्टेट्स के बीच में सीट डिवाइड करनी है और कैसे वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फिर फर्दर डिवाइड होगी, ये बताया गया। और नेक्स्ट है फिर वोटर का इलेक्शन भी उसी में बताया, सॉरी वोटर का रजिस्ट्रेशन जो है वो भी 1950 में बताया। फिर लास्ट में जो एमपी एमएलए आ जाते हैं ना, जिनको मैंने टीचर से इक्वेट कर रखा है, वो बता रखा है 1951 में। आई जस्ट होप आपको ये समझ आया हो एंड आप इसको अच्छे से याद कर ले। थैंक यू।